हेलो दोस्तों, नमस्कार। अधिकारी एज में आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में। जैसा कि आपको बता दें कि आज की क्लास में हम लोग वार्तालाप करेंगे 4 जनवरी के हुए तमाम घटनाओं के बारे में। लगभग घटनाओं को इसमें कवर किया गया है जो कि आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 2026 में अगर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका बेस्ट क्वेश्चन ये सारा का सारा है और पूछने की भी पूरी की पूरी इसमें संभावनाएं हैं। और आप जानते हैं कि ये सारे के सारे प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आमतौर पर करंट अफेयर के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहली घटना कब और क्या हुई है इस साल। आप जानते हैं कि आज 5 जनवरी 2026 है और हम चर्चा करने वाले हैं 4 जनवरी 2026 के हुए घटनाओं के ऊपर में। ध्यान रखिएगा, 4 जनवरी 2026 भारत के लिए एक वैज्ञानिक प्रगति और कृषि विकास का दिन था। 4 जनवरी हमारे लिए क्या था? वैज्ञानिक प्रगति और कृषि विकास का दिन था। यह तारीख DSIR, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, की 41वां स्थापना दिवस को चिन्हित करता है। यानी इसी दिन क्या हुआ है? 41वां स्थापना दिवस हुआ है DSIR का। कह रहा है जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1985 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। और कल के न्यूज़ की अगर हम बात करें तो कल ही था वो दिन। कौन सा? 4 जनवरी। तो उसका क्या है बच्चों? स्थापना दिवस कल मनाया गया। और साथ ही साथ कह रहा है कि साथ ही यह राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भी दिन था। और भारत की बौद्ध संस्कृति को तो आप लोग जानते हैं, जिसमें गौतम बुद्ध हैं, ठीक है। बौद्ध संस्कृति विरासत की वैश्विक प्रदर्शनी के साथ एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतीक है। और यही है हमारा बउआ DSIR, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन डे। और यही मनाया गया है फाउंडेशन डे, ठीक है ना जी। कब मनाया गया है? तो आप जानते हैं कि ये मनाया गया है 4 जनवरी 1985 को। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अगला जो हमारे सामने पॉइंट महत्वपूर्ण न्यूज आता है ना, महत्वपूर्ण खबर है, उसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारा आमतौर पर किस प्रकार का है, किसके साथ और क्या क्या घटनाएं हुई हैं, उस पर चर्चा किया जा रहा है। कह रहा है कि UN सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक वेनेजुएला संकट के लिए बैठाई गई थी, जिसमें कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 4 जनवरी 1926 को सोमालिया की अध्यक्षता में आपातकालीन बैठक आयोजित की, जिसमें वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई, अमेरिका की सैन्य मतलब सेनाओं की कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई पर चर्चा की गई। कोलंबिया के अनुरोध पर, जिसका समर्थन रूस और चीन, ध्यान दीजिएगा, रूस और चीन ने किया, इस बैठक को आमंत्रित किया गया। और कह रहा UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, ने इस कार्रवाई को खतरनाक मिसाल बताया है। ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, ठीक है। और ये देखिए, ये जो बैठक हुआ था UN सुरक्षा परिषद के तौर पर, ये जो मीटिंग कराया गया था, उस मीटिंग में, उस बैठक में सारे के सारे लोग जो शामिल हुए हैं उनकी तस्वीर आपको दिख रही होगी। यही वो बैठक है जिस पर मैंने चर्चा किया, ठीक है। और ये कब हुआ? 4 जनवरी 2026 को ही, ठीक है। जब आप घर में ठंडा के समय में चाय पी करके आराम से बिस्तर के नीचे सो रहे होते हैं, तब हजारों घटनाएं हमारे देश में और हमारे देश विदेश में घटती रहती है, जिसके बारे में जानकारी देने का कार्य आज से आपका ये चैनल, ये छोटा सा यूट्यूब चैनल जो है, जिसका नाम है अधिकारी एज, जिस पर आपको आशीष झा के द्वारा डेली का डेली कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं और कुछ महत्वपूर्ण न्यूज को और खबरों को आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। चलिए अगले बुलेटिन न्यूज की तरफ हम चलते हैं और अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल है आपके सामने, जो कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछने की भी संभावनाएं रहती है। कह रहा है कि वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिक कार्रवाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन UN चार्टर के अनुसार सही है? और हम चाहते हैं कि इसको पढ़ करके आप खुद इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। कह रहा सभी सदस्य देश अपनी इच्छा अनुसार सैन्य बल का प्रयोग कर सकते हैं। सदस्य देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल या बल के खतरे से दूर रहना चाहिए। बताइए जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तीसरा में कह रहा है कि अस्थायी देश किसी भी देश पर आक्रमण कर सकते हैं। और कह रहा है सुरक्षा परिषद की मंजूरी सैन्य कार्रवाई के लिए आवश्यक नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सदस्य देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल या बल के खतरे से हमेशा क्या होना चाहिए? दूर रहना चाहिए। ये आपके सामने एक PQ है। PQ का मतलब होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप
किसी भी तरह के मेंस परीक्षा में बैठते हैं तो ये प्रश्न आपसे पूछने की संभावना है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिएगा और उसको आप समझने के प्रयास करिएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला जो दोस्तों पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट में चर्चा हो रही है किस चीज़ की, तो भारत की विदेश नीति के ऊपर में, जिसमें कह रहा है शांतिपूर्ण समाधान पर जोर किया गया है, जोर दिया गया है। कह रहा है भारत के विदेश मंत्रालय MEA, ठीक है, ने वेनेजुएला में हाल की घटनाओं के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। ठीक है, भारत ने कहा है कि सभी पक्षों को संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत की सरकार ने वेनेजुएला की जनता के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। भारत का दूतावास कराकस में भारतीय समुदाय के सदस्यों से संपर्क में है और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमारा देश भारत क्या है, तैयार है। यानी कि अत्यंत चिंता जताने का कार्य किसने किया है, तो हमारा देश भारत और भारत के विदेश मंत्रालय ने MEA ने किया है। और इनका कहना है कि किसी भी तरह की अगर हमसे आवश्यकता हो, सहायता हो, तो हम सहायता करने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, तत्पर हैं। क्लियर है चीज़ें। और ये देखिए MEA का ऑफिस आपके सामने दिख रहा है। ठीक है जी, और ये आपका फिर से PQ यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आप अभ्यास करिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट आता है उसमें कह रहा है दोस्तों वैज्ञानिक एवं तकनीकी, एक मिनट सॉरी, हाँ, इसके बाद जो कह रहा है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी DSIR की 41वीं स्थापना दिवस जो हमने आपको बताया, कर DSIR ने अपना 41वां स्थापना दिवस कब मनाया है, तो आप जानते हैं जिसका स्थापना हुआ है 4 जनवरी 1985 को, तो वो मनाएगा कब, 4 जनवरी 2026 को मनाया, 4 जनवरी को मनाया। ठीक है, और यह कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली हॉल नंबर 6 में हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जानना, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए जानना ये है कि इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, और ये रहे वो महान व्यक्ति डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कह रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार में के रूप में ये कार्यरत हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं विज्ञान भवन में क्या किया जा रहा है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा विज्ञान एवं तकनीक DSIR की उसी का अगला कुछ पॉइंट रह गया है जिसके बारे में हम चर्चा करें। कह रहा डॉक्टर श्रीमती N क्लेसेल्वी DSIR की सचिव रही हैं। ठीक है, सचिव हैं, और CSIR की महानिदेशक ने कार्यक्रम में क्या किया है, इन्हें संबोधन किया है। साथ ही साथ उन्होंने भारत में के R&D, जिसका मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च का मतलब होता है खोजिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि विकास, विकसित। ठीक है, कर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिकी तंत्र DSIR की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया है। ठीक है, और DSIR के जो महत्वपूर्ण कार्य है उन कार्य के बारे में हम अगर बात करें तो स्वदेशी तकनीक विकास को क्या करना है, बढ़ावा देना। स्वदेशी जो जिसका निर्माण हमारे देश में हो, जो हमारे देश में जिसका उत्पादन हो। कह रहा है अगला तकनीक के उपयोग और हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने का कार्य किसका है, तो DSIR का ही ये कार्य है। ठीक है, और हमने जिनका बात किया N क्लेसेल्वी का, वो यही लेडीज हैं। ठीक है, जो आपके सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम बच्चों आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि DSIR के अधीन संस्थान, इसके अंदर में कौन कौन से संस्थान आते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा CSIR आता है। DSIR के अंदर में क्या आता है, CSIR आता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। दूसरा है NRDC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन, और अगला आता है CEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है उसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों उसमें कह रहा है कृषि विकास 184 नई फसल किस्मों का अनावरण। कृषि विकास 184 नई फसलों का अनावरण। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा पॉइंट उसमें देखिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक कार्यक्रम कृषि विकास की अगर हम बात करें तो 184 नई फसल किस्मों का जो अनावरण किया गया है, ये कार्यक्रम कब किया गया था, तो इस कार्यक्रम का तिथि है 4 जनवरी 2026। यानी कि आपको तो पहले ही बता दिया गया है कि हम केवल 4 जनवरी में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही चर्चा करेंगे कि 4 जनवरी को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है, कौन कौन से नई योजनाओं का प्रतिपादन हुआ है, नए नए कार्य हुए हैं। ये स्थान रहा है दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, ये कार्यक्रम किया गया है, और इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे श्रीराज सिंह चौहान, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। आपके सामने ये तस्वीर इनका दिख रहा है, यही वो महान व्यक्ति हैं। और इनकी जो सहयोगी संस्थाएं हैं वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसको शॉर्टकट में हम अंग्रेजी में कहते हैं ICAR। और ध्यान रखिएगा अनावरण का जो विवरण है इसमें 25 फसलों की कुल 184 नई किस्म
लाई गई है, ठीक है। 25 फसलों की 184 नई क्या की गई है, किसमें लाई गई है, और ये सामने आप तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होइएगा कि किस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस फसल की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं वो जलवायु लचीली, यानी कि जलवायु के अनुसार ये लचीला पौधा होता है। लचीला पौधा का मतलब ये नहीं कि टूट जाएगा, लचीला पौधा का मतलब ये होता है कि जैसा जलवायु रहेगा उसके अनुकूल इसकी खेती होगी, ठीक है, इसका उत्पादन होगा। अगला, उच्च उत्पादन क्षमता इसके अंदर में हो। उच्च उत्पादन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उत्पादित होंगे, और पोषण में ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, पोषण से समृद्ध होगा। इस पहल के लाभ जो है वो किसानों की आय में वृद्धि होगी। कि यह पहल क्यों किया गया है, तो किसानों के आय में वृद्धि के लिए, कुल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए, साथ ही साथ उत्पादन में लागत की कमी के लिए, कि खेती करने में, उत्पादन करने में जो बहुत सारे खर्चे लगते थे उसमें कुछ कमी आए, इसके लिए विशेष दृष्टिकोण जो लोगों का है वो क्या है, मतलब इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है, लैब से खेत तक, लैब से खेत तक आपको सहायता देना, लैब टू लैंड, ठीक है। इसका मेन एम, लक्ष्य, उद्देश्य यही है। और कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान को, विशेष दृष्टिकोण यही है। उद्देश्य की बात करें तो कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान को सीधे किसानों तक पहुंचाने का कार्य किया गया है। कि जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग है ना उसको डायरेक्ट किसान तक क्या किया जाएगा, पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों आगे अगर हम बढ़े तो अगला कह रहा है कि लैब टू लैंड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए इसके निम्नलिखित कुछ उद्देश्य आपके सामने ऑप्शन में दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि इसका उद्देश्य मतलब क्या है, ठीक है। केवल बीज का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात करना, या वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों को सीधे किसानों तक पहुंचाना, या कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अनिवार्य करना प्रयोग, और जैविक खेती को पूरी तरह बंद करना। तो आपने देखा कि वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणाम को सीधे हम क्या करेंगे, किसानों तक पहुंचाएंगे। और ये पीक्यू का फिर से मतलब वही हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन। पीक्यू का मतलब दोस्तों क्या होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपसे अगर कहीं भी किसी भी मेंस परीक्षा का आप एग्जाम करें, चाहे यूपीएससी की मेंस हो, बीपीएससी की मेंस हो, कोई भी मेंस परीक्षा की अगर आप तैयारी करें तो उसमें पूछेगा, तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछेगा, और 250 से 300 शब्दों में आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। करा जलवायु परिवर्तन के युग में भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में जलवायु लचीली फसल किस्मों का विकास कितना महत्वपूर्ण है, इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करिए। चलिए ठीक है, ये तो आप कर ही लीजिएगा। इसके बाद अगला जो है कह रहा है कि डीएसआईआर की स्थापना कब हुई थी, 1975 में, 1985 में, 1995 में, या 2005 में। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया 1985 में। अगला जो प्रश्न है पीक्यू का मतलब होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर से आ गया सब्जेक्टिव टाइप में। हाँ, भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक नीति डीएसआईआर के अंतर्गत सीएसआईआर, एनआरडीसी और सीईएल की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करी कि इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, क्या भूमिकाएं हैं, उसका आपको वर्णन करना है। तो ये आप बना लीजिएगा। अगला कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि खेल से संबंधित, खेल जगत की चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन, क्या कह रहा है, 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन, ठीक है, कब हुआ ये उद्घाटन। सबसे पहले हम बात करें कि उसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन है, तो इसका उद्घाटन करने वाले व्यक्ति है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और यह उद्घाटन भी किस दिनांक को हुआ है, तो यह उद्घाटन का तिथि व समय दोनों आपके सामने रखा गया है, 4 जनवरी 2026 और दोपहर 12 बजे। यानी कि कल की ही यह घटना है, 4 जनवरी 2026 की ही यह घटना है, दोपहर 12 बजे ये चीज़ें हुई है, ठीक है। उद्घाटन के माध्यम की अगर हम बात करें, कैसे उद्घाटन हुआ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत उद्घाटन हुआ है। कैसे हुआ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसका उद्घाटन हुआ है। अगला कह रहा आयोजन स्थल या स्थान की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, जो कि वाराणसी में है, जो कि कहाँ है दोस्तों, वाराणसी में। अगला चैंपियनशिप की अवधि की बात करें तो 4 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी 2026 तक, ये 7 दिनों तक की अवधि है। और भाग लेने वाली जो टीमें हैं तो देश भर से 73 पुरुष एवं महिलाएं टीमें बनी है। 73 पुरुष और महिलाओं की क्या है, टीम बनी है। और प्रतिभागी खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें क्या हुए हैं, भाग लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा आता है उसमें कह रहा है कि इसके विशेष कुछ तथ्य दिए गए हैं, कुछ विशेष बातें दी गई है। पहली कि यह पहली बार है कि पूर्वांचल क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियनशिप आयोजित हुए हैं, मतलब कि पहली बार हुई है। और कब हुई है, तो आपने देखा कि 4 जनवरी को ही ये चीज़ें हो रही है, 4 जनवरी 2026 को, 4 जनवरी 2026 की ये घटना है। अगला कह रहा है प्रधानमंत्री का इस पर क्या विशेष बयान रहा है, क्या बयान रहा है उनका, तो कह रहा है भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी शक्ति से तैयारी कर रहा है। भारत जो है ना 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पूरी तैयारी के साथ क्या कर रहा है, पूरी शक्ति के साथ क्या कर रहा है दोस्तों, तो तैयारी कर रहा है। और एक प्रश्न आपके सामने है कि 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 किस शहर में आयोजित किया गया था, जल्दी से बताइएगा। दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में या वाराणसी में।
किस शहर में ये आयोजित किया गया था? तो अभी जस्ट आपने देखा है किस शहर की बात हो रही थी, वाराणसी की बात हो रही थी। तो हम यहाँ पर किस चीज़ में टिक लगाएंगे, वाराणसी में। और आपके सामने यह एक सवाल जो है, इस सवाल को आप गौर से देखिए, ठीक है। और इस सवाल पर हम चर्चा करते हैं। अब पीक्यू का मतलब होता है प्रैक्टिस क्वेश्चन। भारत द्वारा 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तैयारी में राष्ट्रीय स्तरीय खेल चैंपियनशिप की क्या भूमिका है? खेल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं के महत्व पर प्रकाश डाले। और इस सवाल को आपको कर लेना है तैयारी। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न हमारे सामने, अगला जो पॉइंट हमारे सामने आता है, उस पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सांस्कृतिक विरासत, इसमें कह रहा है पिपरावा अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की गई है। पिपरावा अवशेष का मतलब होता है बचे हुए अंगार, बचे हुए सामान। इस प्रदर्शनी किया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी। और प्रदर्शनी का मतलब क्या होता है? चीज़ों को दिखाना, दर्शाना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व लेवल पर, ठीक है। और उस प्रदर्शनी का नाम क्या रखा गया है? तो द लाइट एंड द लोटस, द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन, ठीक है। उद्घाटन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके उद्घाटन की तिथि की अगर बात करें तो यह हुआ था 3 जनवरी 2026 को। और आयोजन का जो स्थान है वो स्थान का है राय पिथौरा सांस्कृतिक केंद्र। उद्घाटन का स्थान है राय पिथौरा सांस्कृतिक केंद्र, जो कि नई दिल्ली में मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? नई दिल्ली में मौजूद है। और प्रदर्शनी का जो महत्व रहा है कि क्यों प्रदर्शन किया गया, तो 127 वर्षों के बाद भारत में वापस आए मूल्यवान पिपरावा बौद्ध अवशेषों का प्रदर्शन। बौद्ध अवशेष का मतलब आप जानते हैं ना, गौतम बौद्ध की बात हो रही है, ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं की बात होती है जी। कह रहा है पिपरावा अवशेषों की खोज 1898 में सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश पिपरावा स्थल से खुदाई करके किया गया था। इसके अवशेष का खोज, ठीक है, कब किया गया था सबसे पहले? तो कहिएगा 1858 में। कह रहा प्रदर्शनी में प्रदर्शित वस्तुएं कौन कौन सी है? तो 349 मूल्यवान रत्न हैं, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं। अस्थि अवशेष मतलब उनकी हड्डी वगैरह, मतलब शरीर के अवशेष हैं। कह रहा है रत्नाभूषण है, रत्न और आभूषण हैं, क्रिस्टल संदूक हैं और पत्थर के डिब्बे कुछ प्राप्त किए गए हैं। और इसका जो विशेष महत्व है, ठीक है, कह रहा है कि भारत की सभ्यागत पहचान का यह प्रतीक है। बौद्ध सॉफ्ट पावर को सशक्त करता है। सॉफ्ट पावर का मतलब शांति के प्रतीक हैं। भारत की सांस्कृतिक राजनीति का प्रमुख उदाहरण अगर है कोई तो कौन है? महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि पर्यावरण, वायु गुणवत्ता चेतावनी और ठंडी लहर। कह रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, भारत मौसम विभाग विज्ञान विभाग IMD ने 4 जनवरी 2026 को उत्तर और मध्य भारत में गहन ठंडी लहर के लिए नारंगी अलर्ट जारी की है, ठीक है। कौन सी अलर्ट? नारंगी अलर्ट। इसीलिए इस टेक्स्ट को भी लिखा गया है नारंगी कलर से, ठीक है ना, कि नारंगी अलर्ट जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और अपना भी राज्य बिहार और उड़ीसा में 5 जनवरी तक अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 293 से 317 के बीच बना हुआ है, जो खराब से गंभीर श्रेणी में आता है। मतलब खराबों में खराब है। खराब से कौन श्रेणी में आता है? काफ़ी गंभीर श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसका CPCB फुल फॉर्म होता है द ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के तहत चरण 3 में प्रतिबंध हटा दिए हैं, लेकिन चरण प्रथम और द्वितीय पूरी तरह क्या कर दिए गए हैं? अभी तक लागू हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो ताज़ी आपको खबरें बताई गई है, इन खबरों को आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम 5 जनवरी को होने वाली तमाम घटनाओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अगर आपको इस क्लास का अगर आपको नोट्स चाहिए, आप अगर PPT के फॉर्म में, PDF के फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको सारी की सारी PDF वगैरह मिल जाएगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। धन्यवाद।